नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पुलिस पर। आज मैं डिफेंस के लिए आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा आर्मी का एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, उसके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक सेल, जिससे सीधा सीधा सवाल बनता है लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, आज आपके सामने लेके आया हूँ। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोशिका होता क्या है। सबसे पहले आप देखिए, अपना आज का टॉपिक है सेल। साइंस में ये बहुत छोटा टॉपिक है। कोई भी मानव शरीर होता है, अगर इसको समझना है सीधे सीधे से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जब मकान बनता है तो आप लोग देखते हैं मकान बनाने में ईंटें लगती है, रोड़ियां लगती है, बजरी लगती है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो ये मानिए कि हमारा शरीर जो है एक मकान के समान है, जिसमें जो ईंट के रूप में कोशिकाएं होती है। ऐसे करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर एक इंसान नाम का एक पुतला बनता है, जो आपके सामने आप खुद भी है और आप सामने देख भी रहे हैं। तो कोशिका, आपके समझ में आ रहा होगा कि कोशिका होती क्या है। हमारे शरीर की सबसे न्यूनतम इकाई, जिससे हमारे लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है। अब ये कोशिका की खोज, सीधा सीधा सवाल बनता है कि कोशिका की खोज किसने की। हमें ध्यान में रहना चाहिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आप याद कर लीजिए, सीधे सीधे आर्मी के पेपरों में तो सवाल पूछ लेता है, छठी की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, लेकिन लोग याद नहीं रखते। तो मैं आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब कोशिका की परिभाषा की बात करें तो सीधा सीधा सब ध्यान रखिए, मैंने बताया कि अगर आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर की सबसे न्यूनतम और सबसे छोटी इकाई या संरचनात्मक या वर्णनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और मैंने बताया कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हम कोशिका की संरचना की बात कर लेते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कभी भी किसी से पूछा जा सकता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। अब ये ध्यान में रखना है कि पादप भी जो होते हैं, मतलब पौधे, पेड़ पौधे जो आपने चारों तरफ वातावरण में देखते हैं, वो भी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो उस प्रकार से दो भागों में से विभाजित किया जा सकता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना की। मैंने बताया कि कोशिका लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मकान में ईंट लगा दी तो इतना बड़ा होगा। तो अब ईंट के साथ साथ चूना भी चाहिए होता है, गारा भी चाहिए होता है, और उसके साथ साथ सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद जो है एक मकान का निर्माण होता है। तो ऐसे ही कोशिका के अंदर भी बहुत सारे चूना, गारा, रोड़ी जिसे अपन बोलते हैं, उसके भी अपने अंग होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर का सबसे पहले मैंने बताया कि उसकी खोज सबसे पहले किसने देखी? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद मैंने बताया जंतु और पादप कोशिकाएं होती हैं। अब सबसे पहले आज हम जो पढ़ रहे हैं वो जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जंतु कोशिका में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे बाहरी जो अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति होती है, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। और अगर आप जंतु कोशिका के अलावा पादप कोशिका की बात करेंगे तो उसमें कोशिका झिल्ली भी होती है, और ये पारगम्य होती है। पारगम्य मतलब इसमें से आवाजाही किसी भी चीज की, मटेरियल की, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर का मटेरियल है, जैसे ब्लड हो गया, अन्य पोषण पदार्थ हो गए, वो इसमें आ जा सकते हैं। तो मैंने बताया पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। और तो हम फिर से एक बार ये क्लियर कर लेते हैं। मैंने बताया कि दो प्रकार की कोशिका है, जंतु और पादप। अब ये समझने की जरूरत है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका की बाहर की परत को हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जंतु पादप कोशिका, क्योंकि आप देखो, क्योंकि हम हमारे तन को ढक सकते हैं, क्या पादप ढक सकते हैं क्या? इसलिए सीधी सी बात समझने की है कि सेल वॉल उसी के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद हम अब कोशिका के अंदर चलते हैं। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर, केंद्रक की भी अपनी एक संरचना होती है जिसकी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझिए, कोशिका के अंदर जो हमारी शक्ति का केंद्र होता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, आपने सुना होगा। इससे बिल्कुल हमेशा जो कोई सा भी पेपर आप डिफेंस का, एनडीए, सीडीएस का, तो पेट क्वेश्चन है कि शरीर में कोशिका का शक्ति ग्रह या शरीर का शक्ति ग्रह कौन सा अंग है कोशिका का? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कोशिका का भी शक्ति ग्रह और हमारे शरीर, कोशिका का शक्ति ग्रह का मतलब हमारे शरीर का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसमें आप जब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। इस पे मैंने देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा,
इसके अंदर एक उंगली नुमा संरचना अगर आपको दिखाई दे रही है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। इस उंगली नुमा संरचना को क्रिस्टी बोलते हैं। आप एनडीए का कभी पेपर उठाइएगा, उसमें सीधा पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि शरीर का शक्ति ग्रह होता है, उसके ऊपर जो उंगली नुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है? तो आप देखिएगा उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। उसके बाद एक और जो कोशिकांग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे जो मेन है वो लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, थोड़ा डीप नहीं जाएंगे। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। ये भी सीधा सीधा सा पूछ लेता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी कहलाती है, तो वो लाइसोसोम। आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे, लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। अब इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि लाइसोसोम क्या है, क्या काम करता है। अगर वो डीप में जाएंगे तो हमारे काम की चीज नहीं है पेपर के लिए। अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं केंद्रक पे। मैंने बताया केंद्रक। अब आप इसकी संरचना देख पा रहे होंगे कि ये डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है। तो केंद्रक में भी वही केंद्रक की झिल्ली होती है और केंद्रक की भित्ति होती है। ऐसे डबल लेयर में केंद्रक की जो होती है केंद्रक झिल्ली और केंद्रक भित्ति होती है। अब आप एक चीज समझिएगा, जो बीच में आप जो केंद्रक में जो छिद्र देख पा रहे हैं, वैसे इसको न्यूक्लियस पोर बोलते हैं, हिंदी में इसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जो ये झिल्ली होती है बाहर की, ये बाहर के पदार्थों को आने जाने देती है, मतलब सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव मतलब चयन करके कि ये काम का है तो उसको ले लेती है, नहीं काम का है तो उसको आने नहीं देती है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियर के अंदर जो या पदार्थ भरा होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर भी ये पदार्थ आ जा सकते हैं। अब केंद्रक के अंदर की भी हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सीधा सीधा सवाल जिससे पूछते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। अब ये समझना गुणसूत्र क्या होते हैं। ये गुणसूत्र होते हैं हमारी आनुवांशिकता का निर्धारण करते हैं। मतलब जो हमारे अंदर गुण है, हमारे बाल है, हमारा नाक है, हमारे कान है। आप बोलते हो ना घर पे कि साहब मम्मी मैं तो आपका जैसा दिखता हूँ, पापा मैं तो आपका जैसा दिखता हूँ, तो वो इसी की वजह से होता है, इसी गुणसूत्र की वजह से होता है। तो गुणसूत्र हमारे अंदर, ये सीधा सीधा सवाल पूछता है कि मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? सब 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर्स, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र, मतलब 46 गुणसूत्र। एक गुणसूत्र का मतलब, एक पेयर का मतलब हो गया 2 क्रोमोसोम्स, मतलब 2 गुणसूत्र। तो अब कभी भी मम्मी पूछे कि तू मेरे पे कैसे गया, तो बताना साहब उन गुणसूत्रों की वजह से गया हूं। अब याद रखना, एक सामान्य मानव के अंदर 46, सामान्य मतलब जो बीमार नहीं हो, कई बीमारियां भी होती है उसकी बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो अब मैं बता रहा था क्रोमोसोम्स जो मानव के अंदर कितने होते हैं? 46। अब आपसे जो सवाल बनता है इसके बाद गुणसूत्र के अलावा, वो हमको समझने की बात है कि गुणसूत्र के अंदर, गुणसूत्र के ऊपर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। आपने सुना होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसको पूरा बोलते हैं। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा डराने वाला नाम है। आप याद रखिए डीएनए और एक आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये 2 न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं क्रोमोसोम पे मिलते हैं। किसके? क्रोमोसोम पे, मतलब गुणसूत्र पे मिलते हैं। अब आप एक चीज समझिएगा कि मैंने आपको कहा कि आपके गुणों का निर्धारण जो आपके अंदर है, जो आप बदमाशियां करते हो क्लास में आके, आप देखते हो कि भाई इधर उधर ताकते झांकते हो, ये सारी चीजें जो कहां से आती है, ये 2 पदार्थ हैं जो गुणसूत्र में मिलते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये सीधा सीधा सवाल डिफेंस के एक्स ग्रेड के सवाल में आपको बता रहा हूँ, सीधा सीधा पूछता है कि डीएनए कोशिका के कौन से हिस्से पर पाया जाता है। नीचे आपको सवाल उत्तर दे देगा, तो आप सीधे सीधे बोला सब गुणसूत्र पे डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जो हमारे आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। अब आप एक और चीज देख पा रहे हैं, ये देखो सांप की तरह आपको लग रही है, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। इसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, एंटीन्यूक्लियस रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये डीप पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं। वो आरएनए यहां से कुछ ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करके ये हमारे जो पोषण स्तर है, हमारे अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में और साथ ही साथ में जो हमारे कार्य जो हम करते हैं उनके निर्धारण में, हमारे पोषक तत्व किसका कहाँ उपयोग होता है, हमारी एनर्जी का कहाँ क्या उपयोग होगा, इस प्रकार के मैसेंजर का काम ये अंतःप्रद्रवी जालिका
करती है। तो अब एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन सवाल सीधा सीधा बनता है, 3-4 सवाल बनते हैं। कोशिका, मैंने कहा जैसे एक मकान बनता है, एक ईंट होती है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सब कोशिका हो गई। लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। कोशिका की खोज मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने प्रकार की होती है, मैंने कहा जंतु और पादप होती है। उसके बाद मैंने बताया कि कोशिका की स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप उतार सकते हैं, बना हुआ है, पोंछ करके आप उतार सकते हैं। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं जिसको। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। उसके बाद मैंने बताया कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारे शरीर का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका शक्ति गृह कहलाता है। उसके ऊपर एक अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, मैंने बताया लाइसोसोम होता है जो हमारे शरीर की आत्मघाती थैली कहलाता है। इस पर नहीं जाएंगे, किस लिए क्या होता है, सीधा सीधा सा आपको याद रखना। उसके बाद हम केंद्रक पे जाएंगे। केंद्रक की भी अपनी झिल्ली और भित्ति होती है। इसके अंदर जो छिद्र दिख रहे हैं उसको केंद्रक छिद्र बोलते हैं। जो इसके अंदर जेल से मेरा मतलब है जो पदार्थ इसके अंदर भरा होता है झिल्लीनुमा, वो आ जा सकता है और वो चयनात्मक होता है। जो आवश्यक होता है वो अंदर ले लेते हैं, जो आवश्यक होता है वो बाहर ले लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया इसमें गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, मैंने बताया 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़े में 2 गुणसूत्र हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए एक सामान्य मानव में। फिर उसके बाद मैंने बताया गुणसूत्र पर हमारे आनुवंशिक गुणों का जो निर्धारण करते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो कौन कौन से पदार्थ है, डीएनए और आरएनए। उसके बाद मैंने आपको बताया डीएनए और आरएनए के बाद कि आरएनए, बहुत सारे आरएनए होते हैं जो इसकी फंक्शनिंग में काम करते हैं। मतलब जो क्रियात्मक इकाई है, मैंने कहा संरचनात्मक, कोशिका क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो मतलब हमारे शरीर की संरचना भी बनाती है और हमारे शरीर की फंक्शनिंग भी करती है। मतलब हमारे शरीर में जो हम कार्य करते हैं उनकी फंक्शनिंग का काम भी करती है। तो उस फंक्शनिंग में ये सहयोग आरएनए के माध्यम से अंतःप्रद्रव्यीय जालिका करती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को, ड्रीम पुलिस चैनल को याद रखना, ड्रीम पुलिस चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो भेजें। धन्यवाद।